स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बजट जारी किया जा चुका है, तो बजट से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं। इनमें से सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इससे बाहर बजट में कुछ नहीं आएगा। तो पहला प्रश्न है, बजट 2026 की थीम क्या रखी गई है? तो हमारा जवाब है विकसित भारत 2047 सशक्त युवा समृद्ध किसान। ये हमारे बजट 2026 की थीम है आज की। हमारा दूसरा प्रश्न है, बजट 2026 कब प्रस्तुत किया गया? इसका सही जवाब है 1 फरवरी 2026 को, यानी कि कल। और दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि यह बजट पहली बार छुट्टी के दिन पेश किया गया, क्योंकि कल रविवार था और पूर्णिमा भी थी। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, बजट 2026 लोकसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका उत्तर हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारी वित्त मंत्री जो है माननीय निर्मला सीतारमण जी है, इनके द्वारा ही बजट पेश किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है श्री ओम बिरला जी। हमारा अगला प्रश्न है, स्टॉक बायबैक पर अब टैक्स कैसे लगेगा? तो हमारा इसका जवाब है अब स्टॉक बायबैक को लाभांश के रूप में माना जाएगा। स्टॉक बायबैक एक कॉर्पोरेट प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी अपने ही मौजूदा शेयर धारकों से अपने शेयर वापस खरीदती है। इसे कंपनी की ओर से निवेशकों को पुरस्कृत करने का एक तरीका माना जाता है, जिसमें शेयर की कीमत मौजूदा बाजार मूल्य से अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, इस बार बजट में ट्रेडिंग F&O पर STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में क्या बदलाव हुआ? तो हमारा जवाब है फ्यूचर्स पर STT 150% तक और ऑप्शंस पर 50% तक बढ़ाया गया है। तो F&O यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ये शेयर मार्केट के दो टर्म्स हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, NPS में नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के योगदान पर टैक्स कटौती की सीमा क्या की गई है? तो हमारा जवाब है अब टैक्स कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है NPS में। NPS की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेंशन स्कीम। इसको UPS की जगह पे लाया गया, OPS की जगह पे लाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? तो हमारा जवाब है वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना की अधिकतम निवेश सीमा इस बार बजट में बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक कर दी गई है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG पर टैक्स की दर क्या रखी गई है? तो इस प्रश्न का जवाब है LTCG पर अभी टैक्स की दर पिछली ही यानी 12.5% ही बरकरार रखी गई है। अभी हम देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या होता है। किसी एसेट यानी जैसे शेयर हुआ या प्रॉपर्टी हुई आदि को एक निश्चित अवधि आमतौर पर 12 से 36 महीने से अधिक समय तक रखने के बाद बेचने पर जो मुनाफा होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं। सिंपल शब्दों में आप ये समझिए कि जैसे आपने कोई शेयर लिया या कोई प्रॉपर्टी ली और उसको आपने 1 साल से अधिक तक होल्ड करके रख लिया, यानी लंबे समय तक होल्ड करके रखा है, उसके बाद आपने उसको बेचा, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपको मुनाफा होगा, उसका प्रॉफिट, उसका प्राइस बढ़ेगा ही। तो उसके बाद जो आपको मुनाफा हो रहा है उस पर जो टैक्स लगता है उसे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स STCG पर टैक्स की दर क्या रखी गई है? तो इस बार के बजट में कुछ चुनिंदा वित्तीय संपत्तियों पर 20% का टैक्स लगाया गया है। तो शॉर्ट टर्म कैप, जैसे आपने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पढ़ा, जो संपत्तियां आप लंबे समय तक रखते हो। अब शॉर्ट टर्म में जो संपत्तियां आप छोटे समय के लिए खरीदते हैं और उन्हें प्रॉफिट में बेचते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं। जैसे लिस्टेड शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड, इन पर 20% की दर से टैक्स लगेगा अब। और अन्य संपत्तियां जैसे प्रॉपर्टी या सोना, इन पर होने वाले मुनाफे को
आपकी कुल आय में जोड़ दिया जाता है और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से अब टैक्स लगेगा इस पे। हमारा अगला प्रश्न है, क्या मिडिल क्लास के लिए कोई नई बचत स्कीम इस बार के बजट में दी गई है? तो हमारा सही जवाब है, अमृत पीढ़ी बचत योजना की शुरुआत का संकेत दिया गया है। तो अब जानते हैं अमृत पीढ़ी बचत योजना क्या है। इस योजना का लक्ष्य युवाओं में बचत की आदत डालना और उन्हें भविष्य की चुनौतियों जैसे शिक्षा, अपना स्टार्टअप शुरू करना या घर खरीदना के लिए वित्तीय रूप से मजबूत बनाना है, इसका उद्देश्य है। हमारा अगला प्रश्न है, ई प्रमाणन या ई वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में क्या सुधार हुआ है? तो इस बार के बजट में इसे पूरी तरह से डिजिटल और फेसलेस बनाने का लक्ष्य रखा गया। अगला प्रश्न है हमारा, चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए टैक्स नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं? तो उत्तर है इसका, 2 टैक्स व्यवस्थाओं को मिलाकर एक कर दिया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, धार्मिक कॉरिडोर के लिए कितने प्रमुख स्थल चुने गए हैं? तो इस बार बजट में धार्मिक कॉरिडोर के लिए 15 पुरातात्विक स्थलों को चुना गया है। बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को एक नई दिशा दी है। धार्मिक गलियारों के तहत मुख्य रूप से 15 पुरातात्विक स्थलों और पूर्वोत्तर के बौद्ध सर्किट पर एक बड़ा ऐलान किया गया है। तो देखते हैं कि वो सर्किट कौन कौन से हैं। बजट भाषण के अनुसार कॉरिडोर और विकास के लिए चुने गए प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। तो पहले 15 हम स्थलों को देखते हैं जो धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने इन 15 स्थलों को एक्सपीरियंशियल कल्चरल डेस्टिनेशन के रूप विकसित करेगी। जैसे सारनाथ उत्तर प्रदेश में यह भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में महाभारत कालीन ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का केंद्र। धोलावीरा और लोथल जो गुजरात में है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र से ये। राखीगढ़ी हरियाणा ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। और उसके बाद आदिचल्लनूर यह तमिलनाडु में है, यह दक्षिण भारत का प्राचीन स्थल है। लेह पैलेस जो लद्दाख में है, यह सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत स्थल है। फिर है दूसरा पूर्वोत्तर बौद्ध सर्किट। पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में बौद्ध मठों और मंदिरों को जोड़ने के लिए एक विशेष कॉरिडोर सर्किट बनाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन मठों का संरक्षण और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश के लिए विशेष मंदिर शहर, बजट में 5,000 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है ताकि इन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉरिडोर को मजबूती मिले। उसके अलावा वो शहर कौन कौन से हैं? काशी, अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज। हाई स्पीड कनेक्टिविटी, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है जो सीधे तौर पर अयोध्या और मथुरा जैसे तीर्थ स्थलों तक पहुंच को आसान और तेज बनाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर के पर्यटन के लिए बजट कितना रखा गया? तो इसका जवाब है, पीएम डिवाइन के तहत 6,600 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार की यह एक विशेष योजना है जिसे पूरी तरह से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए समर्पित किया गया है। इसे पहली बार बजट 2022-23 में पेश किया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स पर सीमा शुल्क कितने प्रतिशत घटाया गया? तो इसका सही जवाब है 15%। हमारा आज का अगला प्रश्न है, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना का फंड कितना रखा गया? तो इसका जवाब है 2 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, इस बार बजट में राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य कितना रखा गया? तो इस बार बजट में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 4.3% फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए रखा गया है।
आज का अगला प्रश्न है, सोने चांदी पर सीमा शुल्क में क्या बदलाव हुआ है इस बार के बजट में? तो इस बार के बजट में सोने चांदी पर सीमा शुल्क में भारी कटौती की गई जिससे इनके दाम कम हो सके। अगला प्रश्न है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए निर्यात हब कहाँ बनेंगे? तो इस बार के बजट में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए देश के हर जिलों में निर्यात हब बनाए जाएंगे। आज का अगला प्रश्न है, जन विश्वास 2.0 का लक्ष्य क्या है? तो इसका जवाब है, छोटे अपराध करने वालों को जेल मुक्त यानी डीक्रिमिनलाइजेशन करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अमृतकाल का अगला चरण क्या है? तो इसका जवाब है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स यानी अगली पीढ़ी का सुधार। आज का हमारा अगला प्रश्न है, लखपति दीदी योजना का नया लक्ष्य क्या है? तो इसका जवाब है, वित्त मंत्री ने इस बजट में लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से। हमारा आज का अगला प्रश्न है, नई टैक्स व्यवस्था में अब कितनी आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा? तो इसका सही जवाब है, 4 लाख रुपए तक अब टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह राशि 3 लाख रुपए थी जिसे अब बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, 12,75,000 तक की आय पर नील टैक्स कैसे हो गया? तो इसका सही जवाब है, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और धारा 87(1) की रिबेट के कारण अब 12.5 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, नई टैक्स व्यवस्था के नए स्लैब क्या हैं? तो इसका सही जवाब है, 0 से 4 लाख तक 0%, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से अधिक आय पर 30% का टैक्स लगेगा। ये बजट 2026 के नए टैक्स स्लैब हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी कर दी गई है? तो इसका सही जवाब है, 75,000 रुपये। अगला प्रश्न है, पुरानी टैक्स व्यवस्था ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या बदलाव हुआ? तो इसका सही जवाब है, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। हमारा आज का अगला प्रश्न है, संशोधित रिटर्न भरने की समय सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब है, अब 31 दिसंबर के बजाय 31 मार्च तक उपभोक्ता अपना रिटर्न भर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस बार बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया? तो इसका सही जवाब है, 1.63 लाख करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए इस बार बजट में आवंटन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत विस्तार एआई टूल क्या है? इसका सही जवाब है, किसानों के लिए 22 भाषाओं में खेती की सलाह देने वाला यह एआई टूल है। विस्तार का फुल फॉर्म वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज है। यह टूल कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। यह सरकार के एग्रीस्टैक पोर्टल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के डाटा को एआई के साथ जोड़ता है। आज का अगला प्रश्न है, कोकोनट प्रमोशन स्कीम क्या है? तो इसका सही जवाब है, पुराने नारियल पेड़ों को बदलकर नई प्रजाति लगाने की योजना को कोकोनट प्रमोशन स्कीम नाम दिया गया है। 350 करोड़ का शुरुआती प्रावधान इसमें रखा गया है, जिसमें नारियल के साथ साथ काजू और कोकोआ जैसी फसलें भी शामिल हैं। पुराने और कम फल देने वाले नारियल के पेड़ों को हटाकर उनकी जगह नई और अधिक उपज देने वाली हाई यील्डिंग किस्मों के पौधे लगाना इसका लक्ष्य है। आज का अगला प्रश्न है, प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग का लक्ष्य क्या है? तो सही जवाब है, अगले 2 साल में 1 करोड़ किसानों को इससे जोड़ना। आज का अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर तिलहन मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है, खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता खत्म करना। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन
NMEO ऑयल सीड्स के रूप में जाना जाता है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 57% खाद्य तेल विदेशों से आयात करता है। इस योजना का लक्ष्य 2030-31 तक घरेलू उत्पादन को 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन करना है, ताकि आयात पर निर्भरता घटकर 28% ही रह जाए। आज का अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन के लिए क्या घोषणा हुई? तो इसका सही जवाब है 500 नए जलाशयों और अमृत सरोवरों का निर्माण एवं विकास। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पशुओं के टीकाकरण के लिए कितना फंड प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है 2500 करोड़ रुपए पशुओं के टीकाकरण के लिए प्रदान किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, पीएम आवास योजना ग्रामीण का नया लक्ष्य क्या है? इसका सही जवाब है 3 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण इस योजना का नया लक्ष्य है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, लखपति दीदी योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका जवाब है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। 3 करोड़ महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख की आय अर्जित करने के काबिल बनाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में कितने नए गांव जुड़े? तो इसका सही जवाब है 500 और सीमावर्ती गांव जुड़े हैं। भारत सरकार की एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य भारत की उत्तरी सीमाओं यानी नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर स्थित गांवों का समग्र विकास करना है, ताकि वो मुख्य भारत स्थल से जुड़ सकें। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण सड़कों के लिए कौन सा नया चरण शुरू हुआ? इसका सही जवाब है PMJSY का चौथा चरण शुरू हुआ। PMJSY की फुल फॉर्म यहाँ नीचे लिखी हुई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हमारा अगला प्रश्न है, PM जनमन मिशन किसके लिए है? तो इसका जवाब है कमजोर जनजाति समूहों यानी PVTGS के लिए। PVTG का फुल फॉर्म पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस का क्या काम है? इसका सही जवाब है सहकारी समितियों को डिजिटल और पारदर्शी बनाना। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कैसे होगा? तो इसका जवाब है फसल सर्वेक्षण और डिजिटल रिकॉर्ड के लिए DPI का उपयोग किया जाएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, दालों के उत्पादन के लिए क्या विशेष प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है दालों का आत्मनिर्भरता मिशन को मजबूती प्रदान की गई है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, रेलवे के लिए कुल कितना बजट प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है 2.65 लाख करोड़। भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट आवंटित किया गया है। सरकार का मुख्य ध्यान सुरक्षा, रफ्तार और यात्री सुविधाओं पर है। कवच 4.0 कवच सिस्टम रेल हादसों को रोकने के लिए कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को देश के सभी प्रमुख रूटों पर तेजी से लागू करने और अमृत भारत स्टेशन योजना देश के 1300 से अधिक स्टेशनों के पुनर्विकास के काम को इस साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वंदे भारत ट्रेनों का 2026 का लक्ष्य क्या है? तो इसका जवाब है 200 नई स्लीपर और चेयर कार ट्रेनें। हमारा अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना में कितने स्टेशन शामिल हैं? इसका जवाब है 1200 अतिरिक्त स्टेशन। हमारा अगला प्रश्न है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए कितना आवंटन किया है? तो इस बार के बजट में 25,000 करोड़ रुपए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा? तो इसका जवाब है 1.5 लाख करोड़ रुपए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत नेट का लक्ष्य क्या है? इसका जवाब है ग्रामीण सरकारी स्कूलों और केंद्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, PM ई बस सेवा का लक्ष्य क्या है?
तो इसका जवाब है 100 शहरों में 10,000 ई बसें। इसका उद्देश्य शहरों में सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त और आधुनिक बनाना है। देश के लगभग 169 शहरों में 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाई जाएंगी। हमारा अगला प्रश्न है, पूंजीगत व्यय का कुल लक्ष्य कितना है? तो इसका सही जवाब है 11.11 लाख करोड़ रुपए। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी टीओडी क्या है? इसका जवाब है स्टेशनों के पास घनी आबादी और व्यापारिक केंद्र बनाना। हमारा अगला प्रश्न है, जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट के लिए कितना बजट है? तो इसका सही जवाब है 1.2 लाख करोड़ रुपए जल प्रबंधन के लिए बजट है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका जवाब है 9% तक। वर्तमान में अभी लॉजिस्टिक लागत की कुल जीडीपी के 14% का है, जिसको घटाकर 9% तक लाना है। हमारा अगला प्रश्न है, शिपिंग और पोर्ट्स के लिए क्या नया प्रावधान है बजट में? तो इसका सही जवाब है मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के तहत पोर्ट्स का आधुनिकीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, हाईवे पर हर 50 किलोमीटर पर क्या अनिवार्य कर दिया गया? तो इस बार के बजट में हाईवे पर हर 50 किलोमीटर पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार और असम के बाढ़ नियंत्रण के लिए कितना फंड प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है 12,000 करोड़ रुपए का पैकेज बिहार और असम बाढ़ नियंत्रण के लिए इस बार के बजट में प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, नई हवाई अड्डों के लिए क्या योजना है? तो इसका जवाब है इस बार के बजट में उड़ान 5.0 के तहत 50 नए रूट और हवाई अड्डे के निर्माण का योजना। हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए बजट में क्या प्रावधान है? तो इसका जवाब है 15,000 रुपये तक की मदद का प्रावधान 3 किस्तों में किया गया है। इंटर्नशिप योजना का विवरण क्या है? इसका जवाब है टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाना इंटर्नशिप प्रोग्राम योजना का लक्ष्य है। अगला प्रश्न, कौशल ऋण की सीमा क्या रखी गई है? तो इसका जवाब है 7.5 लाख रुपए कौशल ऋण की सीमा रखी गई है। अगला प्रश्न है, डिजिटल यूनिवर्सिटी का मॉडल क्या है? इसका जवाब है हब एंड स्पोक मॉडल। भारत सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है जिसका उद्देश्य देश के हर कोने में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पहुंचाना है। अगला प्रश्न है, पीएम श्री स्कूल्स के लिए बजट कितना है? तो इसका जवाब है 6,000 करोड़। यह देश के मौजूदा स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित करने की एक योजना है। बजट 2026 में सरकार ने इन स्कूलों में एआई लैब्स और कोडिंग शिक्षा को और अधिक बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड जारी किया है। अगला प्रश्न है, एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की लागत कितनी रखी गई है? इसका जवाब है 500 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, मेडिकल पीजी कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं? तो इसका जवाब है 10,000 नई सीटें बढ़ाई गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विकसित भारत फेलोज प्रोग्राम क्या है? इसका जवाब है युवाओं को सरकारी परियोजनाओं में सलाहकार बनाना। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट कब तक बढ़ाई गई? तो इसका जवाब है मार्च 2027 तक स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, कंटेंट क्रिएटर लैब्स कहाँ खुलेगी? तो इसका जवाब है 15,000 स्कूलों में अब कंटेंट क्रिएटर लैब्स खुलेगी। यह सरकार की एक आधुनिक पहल है जिसका उद्देश्य भारत की क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देना और युवाओं को डिजिटल कंटेंट निर्माण में पेशेवर बनाना है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए कौन सा प्रोग्राम जारी किया गया है? तो इसका सही जवाब है ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम।
इस कार्यक्रम के तहत चुने गए युवाओं और पेशेवरों को दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों, थिंक टैंकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ या वर्ल्ड बैंक में काम करने और सीखने के लिए भेजा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन पर क्या राहत है? इसका जवाब है, ब्याज पर सब्सिडी के लिए नया पोर्टल जारी किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, खेलों के लिए बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई? इसका सही जवाब है, खेलो इंडिया के लिए इस बार के बजट में 20% तक की बढ़ोतरी की गई। हमारा अगला प्रश्न है, 2036 ओलंपिक की तैयारी के लिए क्या प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है, विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जारी किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बजट में एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स के लिए क्या नया है? तो इसका जवाब है, नई राष्ट्रीय नीति और प्रोत्साहन को समर्थन दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत का लाभ अब किसे मिलेगा? तो इसका सही जवाब है, 70 वर्ष से अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को अब आयुष्मान भारत का लाभ प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कैंसर की दवाओं पर क्या राहत मिली? तो इस बार के बजट में 3 महत्वपूर्ण दवाओं को सीमा शुल्क मुक्त कर दिया गया है। पहली दवा है ट्रास्टुजुमैब डेरुक्सटेकेन। यह मुख्य रूप से स्तन कैंसर के उन्नत चरणों और कुछ प्रकार के गैस्ट्रिक कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती है। दूसरी दवा है ओसमर्टिनिब। यह दवा फेफड़ों के कैंसर के विशिष्ट प्रकारों के इलाज के लिए बहुत प्रभावी मानी जाती है। और तीसरी दवा है ड्रुवलुमैब। इसका उपयोग फेफड़ों के कैंसर और पित्त नली के कैंसर के इलाज में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दुर्लभ बीमारियों यानी रेयर डिजीज के लिए क्या प्रावधान किया गया है? तो इसका जवाब है, जेनरिक दवाओं के उत्पादन पर सब्सिडी। जेनरिक दवाओं के उत्पादन पर सब्सिडी। सरकार ने सीधे सब्सिडी के बजाय पीएलआई यानी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और बल्क ड्रग पार्क्स के जरिए बड़ी सहायता की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा बजट का कुल आकार कितना है? तो इसका सही जवाब है 6.54 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, स्वदेशी रक्षा खरीद का लक्ष्य कितना है? तो इसका जवाब है, इस बार के बजट में स्वदेशी रक्षा खरीद का लक्ष्य 75% पूंजीगत व्यय घरेलू कंपनियों पर किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा निर्यात का 2026 का लक्ष्य कितना है? तो इसका सही जवाब है 35,000 करोड़। रक्षा मंत्रालय के लिए कुल 7.85 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले वर्ष 6.81 लाख करोड़ से लगभग 15.3% अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, डीप ओशन मिशन के लिए कितना फंड दिया गया? तो इसका जवाब है, डीप ओशन मिशन के लिए 4,077 करोड़ 5 वर्षों के लिए प्रदान किया गया, जब जिसके तहत इस वर्ष 600 से 800 करोड़ की धनराशि इस मिशन के लिए दी जाएगी। इसका उद्देश्य समुद्र की गहराई यानी 6,000 मीटर से नीचे छिपे संसाधनों की खोज करना और समुद्री जैव विविधता का अध्ययन करना है। इसे नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी नीति के तहत लागू किया जा रहा है, ताकि भारत अपने विशाल समुद्री क्षेत्र का आर्थिक और रणनीतिक लाभ उठा सके। हमारा अगला प्रश्न है, मिशन शक्ति के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं? इसका जवाब है, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए। हमारा अगला प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया के लिए क्या लक्ष्य है? तो इसका जवाब है, 2047 तक उन्मूलन की दिशा में स्क्रीनिंग बढ़ाना। सिकल सेल एनीमिया में रक्त कोशिकाओं का आकार बदलकर हंसिए जैसा या आधे चांद जैसा सिकल जैसा हो जाता है। ये कोशिकाएं सख्त और चिपचिपी हो जाती हैं, जिससे रक्त का प्रवाह रुक जाता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है और अंगों को नुकसान पहुंचता है। हमारा अगला प्रश्न है, नमो ड्रोन दीदी योजना में क्या प्रावधान किया गया है?
तो इसका जवाब है अब इसमें 20,000 महिला समूहों को शामिल किया जाएगा। यह एक बहुत ही अनोखी पहल है जो ग्रामीण महिलाओं को हाई टेक बनाकर खेती के तरीकों को बदल रही है। इस योजना का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों की 15,000 महिलाओं को प्रशिक्षित ड्रोन पायलट बनाना है। इसका मकसद महिलाओं को कृषि तकनीक से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना और खेती लागत कम करना है। हमारा अगला प्रश्न है सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए क्या प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब है वाइब्रेंट विलेज में टेली मेडिसिन सुविधा उपलब्ध कराई गई। हमारा अगला प्रश्न है डिजिटल हेल्थ मिशन का नया चरण क्या किया गया है? तो इसका सही जवाब है सभी नागरिकों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अनिवार्य कर दिया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है रक्षा क्षेत्र में R&D के लिए नया फंड कितना जारी किया गया? तो इसका सही जवाब है 1 लाख करोड़ का डीप टेक फंड जारी किया गया। हमारा अगला प्रश्न है साइबर सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी के लिए विशेष धनराशि आवंटित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है आयुष क्षेत्र के लिए बजट कितना जारी किया गया? तो इसका सही जवाब है 3700 करोड़ रुपए आयुष क्षेत्र के लिए जारी किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है स्पेस वेंचर कैपिटल फंड की राशि कितनी की गई है? तो इसका सही जवाब है स्पेस वेंचर कैपिटल फंड की राशि 1000 करोड़ रुपए की गई है। हमारा अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा का 2047 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? तो परमाणु ऊर्जा 2047 तक 100 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए निवेश की धनराशि कितनी रखी गई है? तो इसका जवाब है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए 20,000 करोड़ की धनराशि रखी गई है। अगला प्रश्न है पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना में क्या लाभ दिए गए हैं? तो इस बार के बजट में पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत 1,000 घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए इस बार के बजट में 15,000 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है क्रिटिकल मिनरल्स मिशन क्या है? लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के खनन और रिसाइकलिंग के लिए यह एक महत्वपूर्ण मिशन है। अगला प्रश्न है 6G मिशन के लिए रिसर्च फंड कितना दिया गया है? तो इसका जवाब है 6G मिशन के लिए रिसर्च फंड 2,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगला प्रश्न है सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम राशि कितनी दी गई है? तो इसका जवाब है 12,000 करोड़ तक बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है पंप स्टोरेज नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका जवाब है बिजली की कमी के समय बैकअप स्टोरेज तैयार करना। अगला प्रश्न है ब्लू इकोनॉमी 2.0 का लक्ष्य क्या है? ब्लू इकोनॉमी 2.0 का लक्ष्य समुद्री पर्यटन और जलवायु अनुकूलन विकास है। हमारा अगला प्रश्न है डिजिटल करेंसी CBDC का नया फीचर क्या है? जवाब है इसका ऑफलाइन भुगतान की सुविधा। CBDC की फुल फॉर्म सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। अगला प्रश्न है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस ULI क्या है? किसानों को तुरंत लोन देने वाला यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न है डाटा गवर्नेंस पॉलिसी का लाभ क्या है? तो इसका जवाब है स्टार्टअप्स को डाटा तक आसान पहुंच प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है सेविंग कंडक्टर मिशन के लिए क्या नया है? तो इस बार के बजट में नए फैब्रिकेशन प्लांट के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब है 2070 तक, लेकिन बजट में रिन्यूएबल ऊर्जा की गति बढ़ाई गई है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।